नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज हम समझने जा रहे हैं आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो इसमें से आएगा आपके 3 नंबर का जो छोटे क्वेश्चन है और 3 नंबर का आएगा आपके दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न। तो आज हम इसको अच्छी तरह से समझने जा रहे हैं इस पार्ट को, और ये होने जा रहा है आपके इतिहास का पार्ट नंबर 2। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये इंडेक्स में देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। मगध आधुनिक बिहार की सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद है वो, इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बन जाता है जो दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न है कि मगध के सबसे शक्तिशाली होने का कारण क्या है। तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। राजगाह यानी कि राजाओं का घर, मगध की प्रारंभिक राजधानी, मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक केंद्र, राजधानी पाटलिपुत्र, घटना आधुनिक बिहार की राजधानी, गंगा सोन नदी के संगम पर बसी हुई है ये, स्वर्णगिरी सोने का पहाड़, कर्नाटक है, कलिंग आधुनिक उड़ीसा, उज्जैनी आधुनिक मध्य प्रदेश, तक्षशिला ये है आपके वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मौर्यकालीन राजनीतिक केंद्र जो लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। इसके अलावा पुहार तमिलनाडु तट पर स्थित बंदरगाह, तमिलकम तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से, माठ मथुरा के प्रांत, माठ मथुरा के पास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे पूरे पार्ट में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलती रहे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप में के जो संबंध में कथन है वो बताइए। तो ये क्या है? उपयुक्त सभी। तो इसमें अपन पढ़ते हैं क्या है। जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। अधिकांश अभिलेखों में सिक्कों में इसका नाम पियदस्सी यानी कि मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा हुआ है। ये भी आपके एक प्रश्न पूछा जा सकता है छोटे प्रश्नों में। कुछ अभिलेखों पर राजा नाम अशोक भी लिखा है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है पूरा उपयुक्त सभी। अब बात करते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के संबंध में सही कथन क्या है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल के रूप में इसे माना जाता है। इसे आरंभिक राज्य नगर, लोहे के बढ़ते प्रयोग व सिक्के के विकास के साथ जोड़कर इसे देखा जाता है। इसी काल में बौद्ध जैन सहित कई अनेक विचारधाराओं का क्या हुआ? प्रादुर्भाव हुआ। इसी समय जो महात्मा बुद्ध है और जैन के जो महावीर स्वामी उनका भी दार्शनिक विचारधारा है, उनका विकास हुआ। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न भी बन सकता है। तो इसका आंसर क्या है? डी आ गया। अब बात करते हैं मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और क्या 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है? क्या एक समिति व 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है? दक्कन और उससे दक्षिण क्षेत्र में तमिलकम स्थित किन सरदारों का उद्भव हुआ? तो उपयुक्त सभी यानी कि चोल चेर पांड्य। तो इनका जो उद्भव है वो कहाँ से हुआ? इनका उद्भव हुआ दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र तमिलकम से हुआ। अब बात करते हैं शासकों ने अपने नाम पर आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई। देवपुत्र की उपाधि किसने लगाई? तो ये लगाई कुषाण ने। जो सातवाहन है तो सातवाहन वंशों ने अपने आगे माता की जो उपाधि है वो लगाई थी, जैसे श्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तो इस प्रकार से जो सातवाहन वंश है उनने माँ की उपाधि सबसे आगे लगाई। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शासकों ने प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किस शासकों ने जारी किए? तो वो किए हिंदी और यूनानी ने। सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में किसने जारी किए? तो यह है आपके कुषाण। ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं आधुनिक भारतीय भाषाओं में लगभग सभी लिपियों का मूल है। तो यह है ब्राह्मी लिपि। ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। फिर आता है क्वेश्चन पश्चिमोत्तर अभिलेख में कौन सी प्रयुक्त लिपि है? तो खरोष्टी। ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो जिन जिन पर भी मैंने स्टार मार्क किए हैं तो उनको आप कॉपी में जरूर लिख लें और इनको याद भी जरूर कर लें। अब बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति व अति लघुत्तरात्मक प्रश्न की। के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। तो ये क्या है? गण और संघ। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध गणों से संबंधित है। कैसे संबंधित है? गणों से। ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये दोनों। फिर उसके बाद में देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू कर दी गई थी। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और इसका शासन पश्चिमोत्तर अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन। अब बात करते हैं धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने नाम विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। तो धम्म महामात्र की नियुक्ति की। तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और शिल्पाधिकारम
क्या है, तो ये तमिल महाकाव्य है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण शासक की विशालकाय मूर्ति कहाँ लगाई गई, तो यह है मथुरा के पास माट में। कुषाण शासकों को प्रेरित करने वाले चीनी यात्री स्वयं को कहते थे स्वर्गपुत्र। अब बात करते हैं स्वर्गपुत्र देखते हुए ही इन लोगों ने अपनी उपाधियाँ लगाई थी। गुप्त शासक का इतिहास के किन स्रोतों की सहायता से लिखा गया है, जो गुप्त काल का जो इतिहास है वो किन स्रोतों की सहायता से लिखा गया है, तो साहित्य, सिक्के, अभिलेख तथा कवियों द्वारा राजा स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियों की सहायता से जो इतिहास है वो लिखा गया। हम बात करते हैं इलाहाबाद स्तंभ लेख के लिए प्रसिद्ध है, तो प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद में जो स्तंभ लेख है उस पर प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है। अब बात करते हैं हरिशैन कौन था, समुद्रगुप्त का जो राजकवि जिसने इसकी रचना की, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, और यह संस्कृत भाषा में है, तो ये है आपके हरिशैन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, शक शासक रुद्रदामन। और जो हरिशैन वाला है ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, और इलाहाबाद स्तंभ वाला, तो इनको आप लिख ही लें कॉपी में। फिर बात करते हैं अब जातक कथाएं कब हुआ, किस भाषा में लिखी गई है, तो जातक कथाएं पहली शताब्दी पूर्व मध्यपाली भाषा में लिखी गई है, मध्यपाली भाषा में लिखी गई है, जिसमें आपने पढ़ी होगी जातक कथाएं। फिर बात करते हैं कुटिल राजा की कहानी जिससे प्रजा दुखी रहती थी, किस जातक कथा में बताई गई है, तो गत तिंदु जातक कथा में। अब बात करते हैं किसान खास तौर पर क्यों त्रस्त रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने में बड़े बड़े करों की मांग करता था, यानी कि जो राजा है वो हर चीज़ का कर मांगता था। अब बात करते हैं पाली भाषा में गणपति का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो छोटे किसान व जमींदारों के लिए किया जाता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में गाँवों के किन वर्गों का उल्लेख है, तो वेल्लारी, जिसमें बड़े बड़े जमींदार थे, उल्लार और दास अणिमई जैसे वर्गों का उल्लेख है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। फिर उसके बाद में आता है मनुस्मृति क्या है, तो मनुस्मृति वाला भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक के बीच में लिखा गया है। जातक कथाओं के अनुसार करों से बचने के लिए जनता क्या उपाय करती थी, तो इसके लिए उपाय जंगल की ओर भाग जाना, ताकि जो जनता है वो जंगल की ओर भाग जाएगी तो राजा किस प्रकार से कर लेगा। भूमिदान क्या है, तो भूमिदान वे है जो साधारण तौर पर ब्राह्मण या धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान। अब बात करते प्रभावती गुप्ता कौन थी, तो प्रभावती गुप्ता जो सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिसने अपने पति की जो मृत्यु होने के बाद शासन किया था, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। हर्षचरित्र के लेखक कौन है, तो राजकवि बाणभट्ट, ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अब बात करते हैं किन लोगों पर अधिकारियों सामंतों का नियंत्रण नहीं था, तो पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, घुमक्कर, तो इन लोगों पर जो सामंतों का जो अधिकार नहीं था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र किसे कहा गया है, जो उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ जिन्हें चमकदार रूप से रत्न जड़ित जो कटोरे थालियाँ हैं, तो उनको कहा गया है उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। अब बात करते हैं श्रेणी क्या है, उत्पादकों और व्यापारियों का संघ, ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। उसके बाद में मस्तुअन, सत्वा और सेट्टी कौन थे, तो ये बड़े सफल और धनी व्यापारी थे। सबसे पहले सिक्के प्रयोग में लाए गए थे, तो तांबे चांदी के आज सिक्के। प्रतिवेदक कौन थे, वह इनकी नियुक्ति किसने आरंभ की, तो सम्राट अशोक द्वारा नियुक्त लोगों के समाचार राजा तक पहुंचाने वाला संवाददाता, तो ये कौन है, प्रतिवेद कहलाते हैं। अब बात करते हैं अशोक के धर्म के सिद्धांत कैसे थे, तो सरल व सार्वभौमिक थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रभावती गुप्त का दंगुन गांव अभिलेख कब और किसके द्वारा उत्कीर्ण किया गया, तो ये किया गया था शासन के 13वें वर्ष में चक्रदास द्वारा, यह आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रभावती गुप्त द्वारा दंगुन गांव का दान किसे किया गया, तो ये किया गया था आचार्य चनाल स्वामी, आचार्य चनाल स्वामी को जो ये दंगुन गांव है वो दान में दिया गया था। कुटुम्बिनी कौन है, तो गांव का गृहस्थ और प्रशिक्षण। मौर्यकालीन सैनिक प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ से मिलते हैं, तो अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अब बात करते हैं अगर क्या है, अगर वह भूमि का भाग होता है जो शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है, यह भूमि कर मुक्त होती है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इस प्रकार से आपके जो छोटे प्रश्न हैं 3 नंबर के, तो इसमें से आपके मैक्सिमम 1-2 नंबर के प्रश्न कवर हो जाएंगे, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लें। हम बात करते हैं मगध, जैसे कि मैंने आपको कहा था ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो ये इस प्रकार से इसमें भी आ गया है।
तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लें। मैंने यहाँ पे स्टार मार्क भी कर लिया है, आप इसको कॉपी में लिखकर याद भी कर लें कि मगध के शब्द से जो शक्तिशाली राज्य होने के कारण क्या है। तो अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आधुनिक बिहार में स्थित मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना, क्योंकि मगध क्षेत्र में उर्वरता के कारण उपज अच्छी होती थी। साथ ही में लोहे की खदान जो आधुनिक झारखंड के समीप होने के कारण उपकरण और हथियार बनाना क्या था, सुलभ था। यानी कि आधुनिक झारखंड के पास लोहे की खदान, आधुनिक झारखंड में लोहे की खदान होने के कारण क्या है, जो उपकरण और जो हथियार है तो बनाना आसान था। साथ ही में जंगली क्षेत्रों में हाथी भी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि 4-5-10 लोगों को तो हाथी कुचल देगा। गंगा और इसके उप नदियों का आवागमन रास्ता भी सुलभ था। साथ ही जैन और बौद्ध लेखकों के अनुसार मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को भी बताया गया है, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, महाजनपद जैसे प्रसिद्ध अति महत्वाकांक्षी शासक और उनकी नीतियों को लागू करने वाले योग्य मंत्री थे, जिसके परिणाम स्वरूप मगध का जो उदय है वो शक्तिशाली महाजनपद के रूप में हुआ है। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं आप। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महाजनपद की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से अस्तित्व में आए अधिकांश महाजनपद राजा द्वारा शासित होते थे, लेकिन कुछ महाजनपदों में गण व संघ के समूह का भी शासन होता था। भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजा गण का सामूहिक नियंत्रण होता था। प्रत्येक महाजनपद की किलेबंदी राजधानी होती थी। किलेबंदी एक राजधानी होती थी जिसमें सुरक्षा व कार्य हेतु सेना व व्यवस्थित नौकरशाही होते थे। उस काल में रचित धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा क्षत्रिय वर्ण का होना चाहिए व अन्य सभी के लिए नियम निर्धारित थे। आर्थिक स्रोत के रूप में राजा किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूलते थे। यानी कि जो राजा होते थे वो क्या करते थे, कर वसूल करते थे, ताकि क्या जो उनका राजकोष है वो भर सके, और जो कभी भी युद्ध वगैरह हो तो उसमें उस पैसे को लगा सके। पड़ोसी राज्यों के आक्रमण भी संपत्ति जुटाने के लिए एक वैध उपाय माना जाता था। यानी कि जो राजा है वो संपत्ति जुटाने के लिए एक दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण भी कर देते हैं। कुछ महाजनपद में स्थायी सेनाएं थी, जबकि कुछ में अधिकतर कृषक वर्ग के ही जाने जाते हैं लोग। यानी कि कुछ जो महाजनपद है उसमें तो खुद की स्थायी सेना थी, लेकिन कुछ जो महाजनपद है उसमें किसान वर्ग भी कार्य करते थे सेना के रूप में। अभिलेख क्या है तथा उनका ऐतिहासिक महत्व बताइए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो आप इसको और जो ऊपर के 2 प्रश्न बताए गए हैं तो आप इन प्रश्नों को पढ़ लें अच्छी तरह से, ताकि क्या आपके जो ये क्वेश्चन है ये इसी प्रकार से बन जाए। वे अभिलेख जो प्राचीन पत्थर धातु, वो प्राचीन लेख जो मतलब पत्थर धातु मिट्टी जैसे कठोर सतह पर खुदे होते हैं या लिखे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेख इतिहास को जानने का एक सबसे ज़्यादा प्रमुख स्रोत क्या है, अभिलेख है। क्यों? क्योंकि अभिलेखों के माध्यम से हमें राजाओं की उपलब्धियाँ मिलती है। जिस प्रकार से जो दमून गांव है उसके बारे में हमें पता चला, फिर शासक अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन भी इसके माध्यम से कराते हैं। और अभिलेखों द्वारा हमें तात्कालिक समय की सामाजिक आर्थिक जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए सम्राट अशोक के अभिलेख से हमें तात्कालिक इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस प्रकार से जो अभिलेख वाला क्वेश्चन है ये हो जाता है आपका। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। अशोक द्वारा लागू किए गए प्रशासनिक सुधार के बारे में बताइए। अशोक मौर्य वंश का सबसे ज़्यादा प्रतापी व शक्तिशाली राजा था। इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अशोक ने साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलालेख लगवा दिए। नागरिकों से संपर्क व प्रतिवेदों के स्थापना के माध्यम से यह जनता की सूचना एकत्र करने की व्यवस्था की। अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म नीति का अनुसरण किया। जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करवाए व धर्म प्रचार के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में जेम्स प्रिंसेप के शोध कार्यों का योगदान बताइए। ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आने की संभावना है। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, जिसने 1838 में अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला था। जो खरोष्ठी लिपि है उसका जो अर्थ है वो निकाला था जेम्स प्रिंसेप ने। शिलालेख प्राप्त किए जिसमें अशोक का वर्णन था। बौद्ध ग्रंथों के सर्वाधिक लोकप्रिय होने के कारण अशोक देवाना प्रियदर्शी के साथ उनका संबंध स्थापित किया। उनके शोध कार्य से भारतीय राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को एक नई दिशा मिली, क्योंकि विद्वानों ने प्रमुख राजवंश की वंशावली व पुनर्रचना के लिए अन्य भाषाओं के अभिलेख ग्रंथों का अध्ययन रूप में प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप 20वीं सदी तक भारत के इतिहास की राजनीतिक रूपरेखा स्पष्ट होकर हमारे सामने आई। तो इस प्रकार से ये हो जाता है प्रश्न। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट प्रश्न, अशोक की धम्म की नीति क्या थी। ये भी स्टार मार्क कर लें आप। नागरिकों के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने धम्म की नीति लागू की।
अशोक के धम्म के सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा साधारण व सार्वभौमिक थे ताकि इसको लोग आसानी से अपने जीवन में उतार पाए, जिसमें मुख्य रूप से शामिल था बड़ों का आदर करना, सन्यासियों तथा ब्राह्मणों के प्रति उदारता, दासों के साथ उदारता का व्यवहार करना, दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णुता व परंपराओं का आदर करना। तो इस प्रकार से जो धम्म की नीति थी तो ये थी, और इसकी के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने धम्म महामात्र की भी नियुक्ति की थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6वीं शताब्दी ईस्वी तक के जो कृषक वर्ग है या कृषि के क्षेत्रों में आए परिवर्तन का वर्णन कीजिए। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक उत्पादक को बढ़ाने के लिए लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग होने लगा। गंगा की घाटी पर धान के लिए रुपाई, सिंचाई के लिए कुओं का उपयोग, तालाबों नहरों का निर्माण व पंजाब व राजस्थान जैसे अर्धशुष्क क्षेत्रों में कुदाल का उपयोग महत्वपूर्ण माना जाने लगा। इस काल में दृष्टिगोचर होते थे। उपज बढ़ाने के लिए प्रमुख साधनों का भी प्रयोग किया गया। साथ ही बड़े बड़े जमींदार व ग्राम प्रधान अधिक शक्तिशाली हो गए। किसानों के अधिक नियंत्रण स्थापित हुआ। शासक वर्ग भूमि दान के द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई। साथ ही में इन लोगों ने जो शासक वर्ग थे इन्होंने अलग अलग जो नहर नदियाँ हैं उनका भी जीर्णोद्धार कराया। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मौर्य वंश के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी के स्रोत बताइए। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास की पुनर्रचना के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोत का उपयोग में लिया गया, जैसे पुरातात्विक प्रमाण है। पुरातात्विक प्रमाण विशेष रूप से मूर्तिकला, समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, जिसके अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही में एक और है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उससे भी हमें जानकारी मिलती है। साथ ही मौर्य शासकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैन बौद्ध धर्म के ग्रंथों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। साथ ही जो अभिलेखों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपके इस प्रकार से भी बन सकते हैं 3 प्रकार से। आरंभिक इतिहासकारों के लिए मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण क्यों था? मौर्य साम्राज्य का महत्व बताइए। 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने मौर्य साम्राज्य को अभिप्रेरणा के रूप में क्यों माना है? तो इसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं अपन। इतिहासकारों ने जब भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की और मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन व औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण थी और उत्साहवर्धक भी लगी। साथ ही प्रस्तुत मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे और साम्राज्य की इस प्रकार से पहचान कर सकते थे। अभिलेखों पर लिखे संदेश राजाओं के अपेक्षाकृत अशोक बहुत अधिक क्या था, शक्तिशाली व परिश्रमी था। इसने जो लोक कल्याणकारी शासक था, इसने धम्म महामात्र चलाया, धम्म की नीति चलाई जिसमें बड़ों का आदर करना, गुरुओं का सम्मान करना। तो इस प्रकार से जो नीतियाँ ये चलाई, तो यही कारण था जो 20वीं सदी में राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा स्रोत माना। इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। साथ ही आप धम्म की नीति के बारे में भी लिख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साक्ष्य के रूप में अभिलेखों की क्या सीमाएं होती हैं? तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। अभिलेखों में अक्षरों को कभी कभी हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है तो जिन्हें पढ़ना मुश्किल होता है। साथ ही कई बार अभिलेख नष्ट हो जाते हैं, कई बार अक्षर लुप्त हो जाते हैं, कई बार हमें लिपि के बारे में पता नहीं चलता है। जैसे हड़प्पाकालीन लिपि है, इसके बारे में पता नहीं चला। इसके अलावा इनके वास्तविक शब्दों के अर्थ के बारे में पूर्ण ज्ञान सदैव नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ स्थान पर विशेष समय या संबंधित होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि राजनीतिक व आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं उन्हें अभिलेख में अंकित किया ही गया हो, क्योंकि प्राय अभिलेख बड़े व विशेष अवसरों का वर्णन करने के लिए होते थे। अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते थे जो उन्हें बनवाते थे। आमजन के विषय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है तथा अभी तक जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये कुल अभिलेखों के अंश मात्र ही हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका पार्ट नंबर 2 है ये आपका होता है पूरा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही करें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।